जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान नियम राज्य व्यवस्था के तहत भारत का संवैधानिक विकास। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद एम लक्ष्मीकांत की बुक का अध्ययन करेंगे तो मेरा मानना है कि इसके बाद आप पॉलिटी के सारे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होंगे। फिर वो चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का हो या किसी स्टेट पीसीएस का हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम, और प्रश्नों की प्रकृति चाहे कैसी भी हो, टफ से टफ एग्ज़ाम को आप आसानी से टैकल करने में सक्षम होंगे अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अंग्रेज़ों ने दो प्रकार से भारत पर शासन किया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, जिसे कंपनी का शासन कहते हैं, जो 1773 से लेकर के 1857 तक चला। 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ और यह 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया तथा महारानी ने सीधे वायसराय के माध्यम से ताज का शासन प्रारंभ किया, जो 1858 से प्रारंभ होकर भारत की आज़ादी तक रहा। हमने पिछले वीडियो में कंपनी के शासन को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम 1858 के भारत शासन अधिनियम से शुरू करके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक के प्रावधानों को देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। यहाँ पर देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जो निम्नलिखित हैं। अर्थात 1858 के तहत भारत में कंपनी शासन समाप्त कर दिया गया और भारत पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। इसी के साथ भारत में देश शासन का अंत भी हो जाता है। नेक्स्ट, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। जो इसके प्रमुख प्रावधान है, पहला प्रावधान कि भारत का जो शासन था महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया तथा गवर्नर जनरल का जो पदनाम था उसका नाम अब भारत का वायसराय कर दिया गया। यानी कि 1858 के पहले गवर्नर जनरल के जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसे अब 1858 में इस अधिनियम के द्वारा इसका नाम बदल करके कर दिया गया भारत का वायसराय। यह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया और लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत का प्रथम वायसराय बना। यानी लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था और इसी को भारत का प्रथम वायसराय का पद दिया गया। जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत का गवर्नर जनरल था। इसने नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक मंडल अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त करके द्वैध शासन का अंत कर दिया। उसकी जगह भारत सचिव और उसकी परिषद का गठन किया गया तथा परिषद के सदस्यों की संख्या 15 निर्धारित किया गया। 1858 के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत में विलय एवं विस्तार की नीति को त्याग दिया। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861। ब्रिटिश सरकार ने अपने देश के प्रशासन में भारतीयों की आवश्यकता महसूस की। यानी कि अब ब्रिटिश को ये आवश्यकता महसूस होने लगा कि चूँकि हम जिस देश के ऊपर शासन कर रहे हैं उसमें उन लोगों को भी कुछ ना कुछ सहभागिता प्रदान किया जाए शासन में। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों, ध्यान रखिए, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। यहाँ पे देखना होगा गैर सरकारी सदस्य और सरकारी सदस्य। गैर सरकारी या गैर आधिकारिक का जो मतलब होता है नॉन ऑफिशियल, जिसमें इंडियंस को शामिल किया जाता है, और ऑफिशियल यानी अंग्रेज लोग चुने जाते थे। 1862 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में 3 भारतीयों को नामित किया। वो 3 भारतीय कौन थे? पहले बनारस के राजा, उसके बाद पटियाले के महाराजा और सर दिनकर राव। नेक्स्ट है
बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को पुनः कानून बनाने का अधिकार दिया गया, यानी कि जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी इसको कानून बनाने का अधिकार जो था वो छीन लिया गया था, उसे पुनः ये अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, बंगाल 1862, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1866 और पंजाब 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। इस प्रकार देखते हैं कि इस प्रावधान के अंतर्गत 3 राज्यों के लिए नई विधान परिषद को बना दिया गया। नेक्स्ट है, इसने 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान कर दी गई, यानी कि 1861 के माध्यम से पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया। पोर्टफोलियो का मतलब जैसे वर्तमान समय में आज रक्षा मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, खेल मंत्रालय है, इस जो ये मंत्रालय हैं, अलग अलग मंत्रालय हैं, इसी को पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो इसका प्रारंभ जो होता है 1859 में होता है, 1861 के एक्ट के माध्यम से। साथ ही साथ अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दे दी गई। इसी के अंतर्गत जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी वो वायसराय के हाथों में आ गया। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि 1861 एक्ट के माध्यम से यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, जो अध्यादेश की जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए वो अध्यादेश की शक्ति, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत, 3 नई विधान परिषदों का गठन, बम्बई मद्रास को उनकी विधायी शक्तियों को वापस प्रदान करना तथा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण प्रदान करना। कुल मिलाकर के 1861 में पहली बार डिसेंट्रलाइजेशन का प्रारंभ होता है। इस चीज़ को ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों का ही था। गैर सरकारी सदस्य का मतलब हो गया नॉन ऑफिशियल, यानी इंडियनों की जो संख्या थी, इंडियन जो सदस्य संख्या थी उसको बढ़ा दिया गया। कहाँ पे? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में बढ़ाया गया, इंडियंस की संख्या बढ़ाया गया। लेकिन अभी भी जो सरकारी सदस्य यानी ऑफिशियल जिसमें अंग्रेज चुने जाते थे वो बहुमत उन्हीं के पास था। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि गैर सरकारी सदस्य का मतलब हो गया यहाँ पे नॉन ऑफिशियल अर्थात इंडियंस, और ऑफिशियल जिसमें अंग्रेज लोग चुने जाते थे। तो यहाँ पर इंडियंस की संख्या को तो बढ़ाया गया गैर सरकारी सदस्यों की, लेकिन बहुमत अभी भी किसके पास था? अंग्रेजों के पास ही था। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की और उन्हें बजट पर चर्चा करने, कार्यपालिका को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति प्रदान कर दी गई इस एक्ट के माध्यम से। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ध्यान रखिए, केंद्रीय विधान परिषद, बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया। 18 इस एक्ट तो इस एक्ट के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में जो गैर सरकारी सदस्य यानी इंडियंस, गैर सरकारी सदस्य का तात्पर्य है यहाँ पे इंडियंस के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का जो प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्लेमेंटो सुधार के नाम से आता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। मार्लेमेंटो सुधार जो अधिनियम था, इसको लाने के पीछे कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, पहले उसको हम समझते हैं। वास्तव में होता क्या है कि 1892 के अधिनियम से भारतीयों को काफ़ी निराशा हुई और साथ ही साथ कर्जन जो था, लॉर्ड कर्जन, उसका सप्तवर्षीय शासन जो था उसमें भारतीय जनता को उसका शासन व्यवस्था भारतीय जनता में असंतोष की भावना को जन्म दे दिया। अब 1905 में होता क्या है कि बंगाल का विभाजन लागू होता है। तो बंगाल का विभाजन लागू होने के बाद उसके विरोध को लेकर कांग्रेस के भीतर ही उदारवादी गुट और उग्रवादी इनके बीच वैचारिक टकराव प्रारंभ हो जाता है।
अतः सरकार ने उदारवादियों को अपने पक्ष में करने के लिए तथा उग्रवादियों का दमन करने के लिए सुधारों की घोषणा की। बसपा सरकार को चिंता थी कि कांग्रेस का नेतृत्व कहीं उग्रवादियों के हाथों में न चला जाए। अतः भारत सचिव एवं वायसराय के बीच सुधारों को लेकर वार्तालाप हुई। भारत का जो मुस्लिम समुदाय था वो निकट भविष्य में होने वाली संवैधानिक सुधारों से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भयभीत हो रहा था। उसे आशंका थी कि 1892 के जो अधिनियम है, 1892 के अधिनियम में जिस निर्वाचन की बात कही गई है, आने वाले समय में इसका और भी विकास होगा। यानी धीरे धीरे ये जो इसमें बातें की गई हैं निर्वाचन की, उसका विकास और होता जाएगा और सभी संस्थाओं में बहुसंख्यक हिंदू जो है उसमें अधिकार कर लेंगे, ऐसा मुस्लिम समुदाय को आशंका हो गया। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि मुस्लिम समुदाय के इस भय को अपनी सत्ता के मजबूती के रूप में प्रयोग किया और मुस्लिम संप्रदाय को प्रोत्साहित किया। इसी संदर्भ में आगे जाकर के आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल वायसराय से मिलता है और पृथक निर्वाचन की मांग करता है। मिंटो ने इसे तत्काल स्वीकार कर लेते हैं और इसकी स्वीकृति हेतु तो इसे गृह सरकार को भेज देते हैं। मिंटो ने इस दिन को भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना कहा। अब ये इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो भारत परिषद अधिनियम 1909 आया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से आता है, इसके जो प्रमुख प्रावधान थे उसको हम देखते हैं। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। पहली चीज़ तो ये कि इसे 1909 का जो अधिनियम था इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषद थे उन दोनों का आकार बढ़ाया गया। इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, यानी कि जो केंद्रीय विधान परिषद था उसमें आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर आधिकारिक बहुमत दिया, नॉन ऑफिशियल, जिसमें भारतीयों की संख्या ज़्यादा होती थी, ऑफिशियल जिसमें ब्रिटिशर्स की संख्या ज़्यादा थी। इसमें दोनों स्तर पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। उदाहरण के लिए इसके अंतर्गत अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने, यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उन्हें विधि सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ध्यान रखना है कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। अब जो भारत शासन अधिनियम 1919 था उसका क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के बाद हम जब भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा इसके बारे में समझ विकसित होगा। तो इसका पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि होता क्या है कि 1916 में, जैसा कि आपको पता होगा, लखनऊ पैक्ट होता है और 1916 में जो लखनऊ पैक्ट होता है उसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है और पृथक निर्वाचन की स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है लखनऊ समझौते के बाद। अतः अन्य संप्रदायों पर भी पृथक निर्वाचन लागू करने हेतु ब्रिटिश को प्रोत्साहन मिलता है, अंग्रेजों को ये प्रोत्साहन मिलता है कि अन्य संप्रदायों पर भी जो पृथक निर्वाचन है उसको लागू किया जाए। इसी दौरान होता क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत सचिव ने घोषणा किया कि हम स्वशासन करने वाली संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास करेंगे और भारत में आने वाले समय में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु कार्य भी करेंगे। और जो ये घोषणा थी
इसे अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में स्वशासन का विकास करना है और यह स्वशासन विभिन्न चरणों में दिया जाएगा, यानी धीरे धीरे कई क्रमिक चरणों में इसको स्वशासन को धीरे धीरे हस्तांतरित किया जाएगा भारतीयों को। इन चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर है और प्रगति का निर्धारण ब्रिटिश संसद एवं भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत जो 1919 का जो अधिनियम है, इसके जो प्रमुख प्रावधान है उसको देख लेते हैं। 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों, जो केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय हैं, की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर लिया गया और राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को धीरे धीरे क्या किया गया, कम किया गया। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, एक तो हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। यानी प्रांतीय विषय का विभाजन दो भागों में होता है, एक हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को प्रारंभ किया। यानी कि 1919 का जो अधिनियम था, इसके माध्यम से देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के जो 6 सदस्य थे, उसमें कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। यानी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 6 थी। उन 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय होंगे, लेकिन जो कमांडर इन चीफ का पद होगा वो अंग्रेजों के पास होगा। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। यानी कि 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जो बीज पड़ा, जिसमें मुस्लिमों को दिया गया, उस सांप्रदायिक निर्वाचन का आधार जो है अब क्या कर दिया गया, विस्तारित कर दिया गया और इसको बढ़ा करके सिखों के ऊपर, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों को ये प्रदान किया गया। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान कर दिया। यानी कि 1919 के अधिनियम के द्वारा अब सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया, लेकिन उसके लिए जो प्रावधान किए गए उसका आधार बनाया गया संपत्ति को, कर को और शिक्षा को। यानी कि कुछ मिनिमम संपत्ति होनी चाहिए जो टैक्स पेयर थे, या कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया, उन आधारों पर मताधिकार जो है लोगों को प्रदान किया जाना प्रारंभ हुआ। इससे एक लोक सेवक का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। ध्यान रखिए कि जो केंद्रीय बजट है, सेंट्रल का बजट, वो स्टेट के बजट से पहली बार क्या किया गया, इसको अलग कर दिया गया। अगला है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में गठित होता है और 28 में भारत आता है। तो साइमन कमीशन होता क्या है कि इसका जो गठन होता है 1919 में भारत शासन अधिनियम में ये इस बात को कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा यह कहा गया था कि हम धीरे धीरे क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन भारतीयों को सौंपेंगे, और ये साइमन कमीशन उसी उत्तरदायी शासन के लिए भारतीयों की प्रगति को जांचने के लिए इसका गठन किया गया। क्योंकि इसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष बाद किया जाना था, लेकिन ब्रिटेन जो तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार थी 2 साल पहले साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को कर देती है। और उसको करने के पीछे सरकार की आशंका था कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार बनेगी, कहीं बन सकती है।
तो भारत समर्थक सदस्यों वाले कहीं ना कहीं वैधानिक आयोग की नियुक्ति जो है उसके द्वारा किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामान्य कमीशन की जो है नियुक्ति कंजर्वेटिव सरकार के द्वारा 2 वर्ष पहले किया जाता है। तो देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में कुछ तथ्यों को। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को की गई, इम्पोर्टेंट है। साइमन आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव बर्केनहेड ने की थी। इसकी नियुक्ति जो है राज्य सचिव उस समय बर्केनहेड थे, उनके द्वारा किया गया। और सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में सदस्यों की संख्या 7 थी। ध्यान रखिए 7 सदस्य थे और 7 सदस्य जो है अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन कहा गया। और इसका पूरे भारत में जहाँ जहाँ यह कमीशन गया पूरे भारत में इसका बहिष्कार किया गया। आयोग जहाँ जहाँ भी गया वहाँ वहाँ साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया और 1928 और 29 के बीच कमीशन ने भारत में 2 बार भारत की यात्रा की। आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन पर इसमें विचार किया जाना था। इसी बीच जो है सांप्रदायिक अवार्ड का गठन किया जाता है। सांप्रदायिक अवार्ड यहाँ पे देखेंगे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। अवार्ड ने सिर्फ मुस्लिमों, सिखों, ईसाई, यूरोपियनों, आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसमें क्या किया, इन्होंने दलितों के लिए भी इसको विस्तारित कर दिया। कम्युनल अवार्ड में हुआ क्या कि जो व्यवस्था थी अभी, इसके बाद जो है इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे पहले इस अधिनियम के लाने से पहले उसकी क्या परिस्थितियां थी, यानी कि क्या पृष्ठभूमि था, उसको देखते हैं। होता क्या कि 1927 में साइमन कमीशन जो नियुक्त किया गया, नियुक्ति कर सरकार ने क्या किया कि अप्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार कर लिया था कि मॉन्टफोर्ट सुधार असफल रहा। नेहरू रिपोर्ट ने प्रांतों को स्वायत्तता देने की मांग की इसी दौरान, और फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव भी कांग्रेस के द्वारा पारित कर दिया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसी क्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चला, अतः ब्रिटिश को सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई। भारत में संवैधानिक सुधारों के मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। इन सब आधारों पर ध्यान रखते हुए 1935 में एक भारत शासन अधिनियम आता है, और इसमें जो प्रमुख प्रावधान थे उसको हम लोग देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। इसी प्रावधान के अंतर्गत संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की 2 इकाइयाँ थीं, ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतें। ध्यान रखना है कि इस समय संघ की 2 इकाइयाँ, एक तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत यानी कि ब्रिटिश का जहाँ पे सीधे क्या नाम है शासन था, और दूसरा देसी रियासतें। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, अर्थात केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। इसी एक्ट के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया। केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य क्या किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया 3 सूचियों के अंतर्गत, जिसमें संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची थी। नेक्स्ट है, इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। 1935 के दिन जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। ध्यान रखना है कि द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे आप वर्तमान समय में भारत में कई राज्यों में विधानसभा विधान परिषद है, तो ऐसे 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ होता है। इसने 1858 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होता है। ये ध्यान रखना है कि 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा होता है, 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा
और शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होता है। इसी एक्ट के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना किया जाता है। इससे न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना किया गया। बर्मा, जिसका वर्तमान में नाम म्यांमार है, भारत से अलग कर दिया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। मताधिकार का विस्तार हुआ और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार प्राप्त हुआ। अब तक भारत की 10% जनसंख्या मत देने के लिए एलिजिबल हो गई। अगला है, इसी दौरान भारत में कृषि मिशन आता है 1942 में। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एकल प्रतिनिधि मिशन था। इसमें केवल एक ही प्रतिनिधि थे, क्रिप्स। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों से सहयोग प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य था। चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को कृषि मिशन की घोषणा की और 22 मार्च 1942, डेट ध्यान रखना होगा कि 22 मार्च 1942 को कृषि मिशन भारत पहुंचता है। इसके बाद नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन 1946। भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। यानी कैबिनेट मिशन का जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था, इसके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन में कौन शामिल नहीं था। इसको याद करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, एक कोड है अलका, आ से हो जाएगा अलेक्जेंडर, ला से हो जाएगा लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, और का से हो जाएगा क्रिप्स। इस कोड को अगर याद रखेंगे तो प्रश्न अगर ये पूछा जाएगा कौन सा शामिल नहीं था तो आसानी से करने में सक्षम होंगे सवाल को। अगला है, नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, इस अधिनियम द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों, संयुक्त राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। और इसने 2 अधिराज्यों की संविधान सभाओं को किसी भी संविधान को बनाने और अपनाने का अधिकार दिया। भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल सचिव की नियुक्ति की जाएगी। अगला, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने या अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। यानी कि जो भारत के प्रिंसिपल स्टेट थे उनको ये अधिकार दिया गया कि वो अगर चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या अपने आप को स्वतंत्र घोषित भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी, 1946 के समय स्वतंत्रता पूर्व गठित जो अंतरिम मंत्रिमंडल था, कई बार वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो उसके सदस्य थे उन सदस्यों को कौन कौन सा विभाग मिला हुआ था। तो यहाँ पे हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू, ये राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेश मामला इनके पास था। यानी कि स्वतंत्रता पूर्व जो गठित अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें JL नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध विदेश मामला दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। जॉन मथाई, उद्योग और नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम, श्रम विभाग। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। CH भाभा, इनके पास कार्य, खान और ऊर्जा विभाग था। लियाकत अली खां के पास वित्त विभाग था। अब्दुल रब निस्तार, ये डाक एवं वायु विभाग।
इसके बाद आशफ अली, रेलवे एवं परिवहन। सी राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला। आई चुंद्रीगर, वाणिज्य विभाग। गजनफर अली खान, स्वास्थ्य विभाग। जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि विभाग। नोट यहाँ पे देखना है कि अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। अगला है स्वतंत्र भारत का जो पहला कैबिनेट था। यहाँ पे जो धारित विभाग था, मंत्रिमंडल का गठन किया गया, विभिन्न विभागों का आवंटन किया गया, वो कुछ इस प्रकार से था। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल विदेश मामले, वैज्ञानिक शोध इनके पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिसे कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनके पास गृह सूचना प्रसारण विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इम्पोर्टेंट है, शिक्षा विभाग। जान मथाई, इनके पास रेलवे एवं परिवहन। आर के षणमुगम शेट्टी, ये पहले स्वतंत्र भारत के पहले जो है वित्त मंत्री। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, विधि विभाग। जगजीवन राम, श्रम विभाग। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा विभाग। राजकुमारी अमृता कौर के पास स्वास्थ्य विभाग। सी एच भाभा, वाणिज्य विभाग। रफ़ी अहमद किदवई, संचार विभाग। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। वी एन गाडगिल, कारखाने ऊर्जा विभाग। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा।